तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमें डिल्स एल्डर रिएक्शन की जो प्रैक्टिस करनी है बेसिकली उसके ऊपर मैंने कुछ सवाल लिए हैं और इसमें हम लोग 4+2 साइक्लो एडिशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ में अगर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है उसे भी हम लोग यूज में लेंगे, राइट। और एक चीज हम ध्यान रखेंगे, थोड़े टाइम बाद फिर हम सवालों की मिक्सिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे 161 नंबर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक डाइईन ली गई है और डाइईन की रिएक्शन एक डाइनोफाइल के साथ करवाई गई है। जब डाइईन और डाइनोफाइल रिएक्शन करते हैं तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं और 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के बाद जो प्रोडक्ट ए बना है, एक्चुअली उस प्रोडक्ट को हीट करने के बाद हमें बी और सी दो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए हैं। और जब बी और सी अगर दो प्रोडक्ट हम लोगों को मिले हैं आफ्टर द हीटिंग, इसका मतलब हमसे रेट्रोडिल्स एल्डर पूछी गई है। रेट्रोडिल्स एल्डर का मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ा गया है। और ये ध्यान रखना, रेट्रोडिल्स का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल से स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स का निकलना, जैसे इथाइलिन का बाहर निकलना, एसिटिलीन का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना, CO का बाहर निकलना, या फिर छोटे छोटे स्मॉल और स्टेबल मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना, जैसे O2 का बाहर निकलना, CO का बाहर निकलना, SO2 का बाहर निकलना, या किसी एटम का बाहर निकलना जैसे सल्फर वगैरह के एटम का बाहर निकलना, जो अपनी मोनो एटॉमिक स्टेट के अंदर स्टेबल होते हैं। काफी सारे सल्फर बाहर निकले तो ऑब्वियसली S8 बन के मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो अब हमें यह देखना है कि रेट्रोडिल्स के वक्त कोई एरोमेटिक स्पीशीज बाहर निकल रही है या स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं क्या, जस्ट लाइक इथाइलिन, जस्ट लाइक एसिटाइलिन, जस्ट लाइक CO2, SO2, CO, N2 एटसेट्रा। क्लियर? चलिए तो मैं देखता हूं 161 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले। देखिएगा 161 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डाइईन हम लोगों ने ली है इसकी रिएक्शन हमने डाइईनोफाइल के साथ करवाई। तो थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हुई। जैसे 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हुई, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, इसे हमने कहा मॉलिक्यूल ए। ये जो प्रोडक्ट हमारे को मिला है इसे ए मॉलिक्यूल कहा जा रहा है। दिस वन इज द ए। अब इस ए को हीट करने पर हमें दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दैट इज बी एंड सी। हमें यही देखना है ये बी और सी यहाँ क्या क्या है। तो देखो समझाता हूं मैं आपको ये बी और सी एक्चुअली क्या है। जब भी कभी हम इसे फर्दर और हीट करते हैं तो इसमें एक स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल बाहर निकालने का हमारे को एक पॉसिबिलिटी दिख रहा है। साथ ही साथ इसमें एक एरोमेटिक स्पीशीज भी हमें बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है। वो कैसे है जरा देखिएगा। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाए ऊपर की तरफ, ये लीजिए, और ये जो एक और बॉन्ड है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएं, तो देखो क्या हुआ। ये एक तो ऊपर वाले पोर्शन से तो एसिटिलीन बाहर निकल गई, ऊपर वाले पोर्शन से तो सॉरी नॉट एसिटिलीन, ऊपर वाले पोर्शन से तो इथाइलिन बाहर निकल गई। ये लीजिए, ऊपर वाले पोर्शन से तो इथाइलिन बाहर निकल गई और ये जो बाकी का पोर्शन बच गया ना, बाकी का पोर्शन अगर आप देखें तो वहां आपको एक एरोमेटिक स्पीशीज दिखाई दे रही है। इन्हें हमने कहा एक बी और एक सी। ये लीजिए, इस तरह से हमने 161 नंबर सॉल्व किया। तो रेट्रोडिल्स एल्डर का ड्राइविंग फोर्स आपकी समझ में आ गया होगा। रेट्रोडिल्स का ड्राइविंग फोर्स है स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना या एरोमेटिक स्पीशीज का बाहर निकलना, और अगर दोनों ही बाहर निकल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ठीक है, अब मैं आता हूं 162 नंबर में। देखो 162 नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल इस फ्यूरेन की रिएक्शन DMAD के साथ हुई। DMAD आप समझते हो, डाइमिथाइल एसिटाइलेट डाइकार्बोक्सिलेट। DMAD ये होता है, कई बार हम लोग काम में ले चुके हैं, दैट इज DMAD, डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट। और जब DMAD फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करता है, DMAD जब फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करता है, ये लीजिए, ये लीजिए,
ठीक है। तो DMAD जब फ्यूरेन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है जरा देखिएगा। DMAD फ्यूरेन के साथ जब रिएक्शन करता है तो थर्मल कंडीशन के अंदर pi4s प्लस pi2s सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है। और जब ये सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। आगे बात समझ में। जब इसको फर्दर और हीट किया गया तो देखो क्या बनेगा। इसको जब और हीट करेंगे तो देखो एक पॉसिबिलिटी है ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल जाए और एक पॉसिबिलिटी है इधर तो सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर आ जाए और इधर से एसिटिलीन बाहर निकल जाए। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल जाए और इधर बेंजीन रिंग बाहर निकल जाए, एक पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन ऑक्सीजन का एटम एक अनस्टेबल एटम है, वो बाहर नहीं निकल सकता। और सॉरी, एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से एसिटाइलिन बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन सीधा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा, ये इलेक्ट्रॉन सीधा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से ये एसिटाइलिन बाहर निकल जाए, ये लीजिए, और इधर से ये सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर निकल जाए। ये लीजिए, हमारे को क्या मिल जाएगी? सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर निकल जाए। ओके, आगे बात समझ में यहां तक। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर निकल जाए, दैट इज द एरोमेटिक स्पीशीज बाहर निकल सकती है, राइट। और साथ में एक स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल एसिटाइलिन भी स्टेबल है। इसका मतलब ये जो रेट्रो डील्स हमने करवाया दैट इज मोर करेक्ट एज कंपेयर टू अदर पॉसिबिलिटीज के, जिसमें एक ऑक्सीजन का एटम बाहर निकल रहा है, दैट इज लेस स्टेबल, राइट। तो हम ये कहेंगे यहां पर जो बाहर निकलेगी स्पीशीज दैट इज द एसिटाइलिन एंड सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन, जिसमें से मैंने इस एडक्ट को बोला ए। ये जो एडक्ट हमने बनाया है ये एडक्ट कहा जाएगा ए, और ये जो स्मॉल स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहेंगे बी और सी। ये लीजिए, ये बात हुई आपके रेट्रो डिल्स एल्डर रिएक्शन की। ये लीजिए, ये हमने 162 नंबर सॉल्व कर लिया है। सॉल्यूशन 162। इज इट क्लियर? चलिए 162 के बाद अब मैं आता हूं 163 पे। देखिएगा जरा 163 को सॉल्व करते हैं हम एक बार। देखो 162 और 163 लगभग एक जैसी स्पीशीज है, राइट। देखो कैसे, यहां पर हमें थायोफिन दिया गया और थायोफिन DMAD के साथ जब रिएक्शन करता है तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती है। 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी, और जब ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी तो हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, राइट। जैसे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी उसके बाद हम इसको फर्दर और हीट करेंगे, और हीट करने पर अब यहाँ पर वही संभावना है, एक तो एसिटिलीन बाहर निकाल दूं और एक सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन बाहर निकाल दूं, या तो मैं बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा केस सॉल्व कर लूं, और या फिर मैं यहाँ से एक सल्फर एटम बाहर निकालूं। ये लीजिए, ये यहाँ और ये इधर, बाहर क्या निकल जाए? सल्फर, और हमारे को सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बाहर, हमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑब्टेन, दैट इज आल्सो एरोमेटिक स्पीशीज। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट हमारे को मिलेगा, बिकॉज सल्फर का एटम जो बाहर निकलेगा, सल्फर के एटम्स आपस में जुड़ के S8 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, दैट इज आल्सो स्टेबल मॉलिक्यूल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ द थायोफिन सल्फर का एटम बाहर निकलता है, बट इन द केस ऑफ द फ्यूरेन रेट्रोडिल्स के दौरान एसिटिलीन और सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन बाहर निकलता है। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 163 की। 163 के बाद अब मैं सॉल्व करता हूं 164, इसे भी जरा देख लो। 164 नंबर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। 164 में सबसे पहले बेंजीन, ये लीजिए, और ये लीजिए, 1,2-डाइक्लोरोइथीन आपस में रिएक्शन करते हैं, जिनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है। फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर
फोटोकेमिकल कंडीशंस के अंदर ये दोनों 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये लीजिए 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देने के बाद हमारे को ये स्पीशीज मिलती है। ये लीजिए ये 2+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमें स्पीशीज मिली। अब ये जो 2+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमें से स्पीशीज मिली, एक्चुअली इसमें आपको एक डाइईन नजर आएगी। बिल्कुल ये डाइईन नजर आ रही है। ये जो डाइईन यहाँ पे नजर आ रही है ये हमारे को डीएमएडी के साथ रिएक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। जब ये डीएमएडी के साथ रिएक्शन करती है ना थर्मल कंडीशन में, जब ये डीएमएडी के साथ रिएक्शन करती है ना तो 4+2 साइक्लो एडिशन हमारे को मिलेगा। दैट इज द 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन। और जब ये 4+2 साइक्लो एडिशन होगा तो देखो इस एडक्ट को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये COOMe, ये COOMe, और ये जो 4 मेंबर्ड रिंग वाला जो पार्ट है ना ये वाला, ये हिस्सा ऊपर की तरफ उठ गया। ये लीजिए, और यहाँ वेज पर क्लोरीन है और वेज पर ये क्लोरीन है। ये लीजिए ये हमारे को प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर? अब आप देखिएगा, ये आप आगे देखना। अब आगे ये जो आपको स्पीशीज मिली, प्रोडक्ट मिला, इसको आगे हीट किया गया है देखो, और हीट करके C और D आपको मिले हैं, जिसमें से D इक्विलिब्रियम में EB बना रहा है। इसको जरा समझते हैं। तो ये आपको A मिला, ये लीजिए ये मैंने A समझा दिया। फिर ये आपको B मिला, B भी मैंने आपको बता दिया। अब B से C और D का बनना जरा समझाता हूँ, एक सेकंड। ये मैंने क्या लिख दिया, एक्चुअली ये पोर्शन ऊपर उठा और ये 4 मेंबर्ड रिंग है ऊपर की तरफ, पोर्शन ऐसे है एक्चुअली। ये पोर्शन, ये लीजिए क्लोरीन, ये क्लोरीन, सल्फर बाहर निकला, ऐसे है ये एक्चुअली। करेक्ट? अब जब आगे मैं इसको और फर्दर हीट करूंगा, जरा देखना, और फर्दर हीट करने पर क्या होगा जरा देखिएगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। इससे क्या हुआ देखना, बड़े गजब की चीज अब आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखना, यहां इससे एक तो आपको मिल गई बेंजीन, जहां ये COOM और COOMe आपको मिला। इसको मैंने कह दिया दैट इज द प्रोडक्ट C। क्लियर? और एक आपको ये पोर्शन मिल गया, देखना जरा, ये लीजिए ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लगाऊं और मैं यहां ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, इसको मैं कह रहा हूं D, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। और ये D हीट करने पर आगे आपको हीटिंग साइन तो दे ही रखा है, ये देखिए हीट साइन में D और E इक्विलिब्रियम में, हीटिंग साइन तो दे ही रखा है। हीट का मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब कॉन रोटेटरी, कॉन रोटेटरी का मतलब 4n सिस्टम में रिंग ओपनिंग चल रही है। ये लीजिए, और जब 4n सिस्टम के अंदर रिंग ओपनिंग चलेगी तो क्या हो जाएगा, ये जो सिस स्टीरियो है, थर्मल कंडीशन, 4n सिस्टम, कॉन रोटेटरी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक पढ़ाई चेंज, यानी जो स्टीरियो सिस है इस वक्त दोनों क्लोरीन की, ये सिस से ट्रांस हो जाएगी। ट्रांस का मतलब एक अंदर और एक बाहर, इस डाइईन के अंदर। ये लीजिए, ये क्लोरीन बाहर और ये क्लोरीन अंदर, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसको हमने कहा दैट इज द प्रोडक्ट D एंड प्रोडक्ट E। ये लीजिए ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। ये मैंने आपको 164 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता दिया है। तो 161, 162, 163 और 164 ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, 165 को भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखो 165 के लिए मैं एक बार इसे साफ कर देता हूँ, 161 और 162 को, और समझना जरा 165 भी। 165 में ये एक डाइईन आपको नजर आ रही है, ये एंथ्रासीन है, हमारे को पता है। इस मॉलिक्यूल को हम एंथ्रासीन कहते हैं। और जो एंथ्रासीन होती है ना, ये हम लोग जानते हैं अपनी 9th पोजीशन से और अपनी 10th पोजीशन से एक डाइईन की तरह बिहेव करती है। क्लियर? जब भी कभी एक डाइईन की तरह बिहेव करेगी
तो देखो होगा क्या, ये एंथ्रासीन अपने इस 9th और 10th नंबर पोजीशन पे, ये लीजिए, एक टाइइन की तरह बिहेव करेगी। तो होगा क्या, इसकी रिएक्शन हम डाइइमाइड के साथ करवाएंगे, राइट। अगर ये डाइइमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो होगा क्या, ये डाइइन इस डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे को इससे ये प्रोडक्ट मिलेगा, थर्मल कंडीशन 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को मिलेगी, क्लियर। इसको हम कहेंगे ए, ये स्पीशीज क्या कहलाएगी, ए। आगे देखिए, अब मैं यहां आगे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाता हूं। जब इस कंपाउंड का आगे ऑक्सीडेशन करवाऊंगा तो ऑक्सीडेशन होगा कहां, वो देखो, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने लिया यहाँ डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही होता है। तो मैं यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलेंगे हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल जाएगी। इसको बिल्कुल वैसे लिखता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है। देखिए, जब यहां से ये दोनों हाइड्रोजन एटम हम बाहर निकाल देंगे, ये लीजिए, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। इज इट क्लियर? इसको हमने कहा दैट इज द प्रोडक्ट बी आफ्टर द ऑक्सीडेशन। उसके बाद जब हम इसको आगे फर्दर और हीट करेंगे तो यहां से N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगी। इस N2 मॉलिक्यूल को हम C कह सकते हैं कि एक तो C तो बाहर निकल गया, N2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गई, और देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहाँ, और ये इधर से इधर, तो वापस से हमारे को स्टार्टिंग मटेरियल एंथ्रासीन ऑब्टेन हो जाएगी। ये लीजिए, वापस से हमें एंथ्रासीन मिल जाएगी। ये बात हुई आपके 165 नंबर क्वेश्चन की, करेक्ट। तो 165 नंबर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ आपके समझ में आ गई होगी। 161 से 165 नंबर सवाल तक मैंने आपको बताया, जिसमें सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन से एक एडक्ट बन रहा था, फिर उसके बाद में रेट्रोडील्स मैं उसके अंदर अप्लाई कर रहा था। ठीक है, उतारिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 166 नंबर से, उतारेंगे आप इसको पहले। देखिए, अब हम लोग टॉपिक लेते हैं इसी के अंदर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल इन डिल्स-एल्डर रिएक्शन। हेडिंग डालें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ डिल्स-एल्डर एडक्ट, ऑफ डिल्स-एल्डर एडक्ट। देखो, इसको समझना बड़े ध्यान से। जब भी कभी हम डिल्स-एल्डर एडक्ट का स्टार्टिंग मटेरियल निकालते हैं, उससे पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर कर दूं। देखो, आप याद करो, ये एक डाइइन और ये डाइइनोफाइल लिया, क्लियर। और जब भी कभी इनके बीच में डिल्स-एल्डर रिएक्शन होती है थर्मल कंडीशन के अंदर, तो हमारे को पता है साइक्लोहेक्सीन बनता है। ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन बनता है और ये डबल बॉन्ड बनता है। तो 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर 6 मेंबर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ध्यान रहे, ये डबल बॉन्ड हमेशा डाइइन से आया है। ये कहां से आया है? डाइइन की तरफ से आया है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब यहां तक का पोर्शन, ये डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन और अगले दोनों कार्बन, यहां तक का पोर्शन जो है वो डाइइन का है, और ये वाला जो पोर्शन है ये डाइइनोफाइल का है।
क्लियर। और जो दो नए बॉन्ड बने हैं वो दो नए बॉन्ड कौन से हैं, हमारे को पता है ये और ये दोनों वो बॉन्ड हैं जो कि नए बने हैं। तो ऑब्वियसली जब मैं स्टार्टिंग मटेरियल पे जाऊंगा तो मैं इसी ग्रीन कलर वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और स्टार्टिंग मटेरियल को पता करूंगा। आई बात समझ में? तो मैं रिपीट करता हूं, 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर एक ही डबल बॉन्ड होता है तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड डाइइन का पार्ट है। इसका मतलब इस डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन और इसके अगले जस्ट दोनों कार्बन ये डाइइन का पार्ट है और बाकी का पोर्शन डाइइनोफाइल का पोर्शन है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए ये डाइइन आपकी साइक्लिक होती, सपोज ये लीजिए, और मैं ये डाइनोफाइल लेता, सपोज यहाँ पे ये CHO भी ले लेता, कोई खास बात नहीं है, तो थर्मल कंडीशन होती 4+2 साइक्लो एडिशन होता और 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन के बाद हमारे को ये पोर्शन ऑब्टेन हो जाता। ये लीजिए, और आप सभी को पता है इस पोर्शन को हम एज ए एंडो प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, विड्रॉइंग ग्रुप वाला पार्ट हमेशा कैविटी की तरफ बताया जाता है। व्हाई? बिकॉज ये जो कार्बोनाइल है इसके पाई बॉन्ड इधर के p ऑर्बिटल के साथ सेकेंडरी इंटरेक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। एंडो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई थी। क्लियर? अब मैं जो कह रहा हूं समझना, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 6 मेंबर रिंग आपको दिखाई दे रही है, आप कहोगे यस, इसके अंदर ये जो डबल बॉन्ड है ये कहां से आया है, तो आप कहोगे ये वाला जो पोर्शन है ये डाइइन से आया है। अगर ये डाइइन से आया है तो डाइइन तक का पोर्शन कौन सा हो गया, तो आप कहोगे ये दोनों कार्बन और इसके अगले जस्ट ये दोनों कार्बन, ये डाइइन का पार्ट है। और ये जो अगला हिस्सा है ये अगला हिस्सा डाइइनोफाइल का पार्ट है। और जो नया बॉन्ड बना है वो कौन सा वाला बना है, फिर वही वाली बात है इसके अंदर, ये जो मैं ग्रीन कलर का बॉन्ड बता रहा हूं ये बॉन्ड डाइइन और डाइइनोफाइल के बीच में बना है। क्लियर? ठीक ऐसे ही मान लीजिए अगर मैं ये लेता हूं डाइइन, ये लीजिए, और डाइइन में डाइइन की रिएक्शन मैं एक डाइइनोफाइल से करवाता हूं जिसमें डबल बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को ये प्रोडक्ट मिलता है, ले लीजिए, और इस प्रोडक्ट के अंदर हम ये कहते हैं 6 मेंबर रिंग ऑब्टेन होती है। और इस 6 मेंबर रिंग में एक्चुअली अब एक नहीं बल्कि दो डबल बॉन्ड है। जब 6 मेंबर रिंग में एक नहीं बल्कि दो डबल बॉन्ड होते हैं तो फिर हमें ये सोचना पड़ता है, ये हमें समझना पड़ता है कि एक्चुअली 2 डबल बॉन्ड अगर है सब कंपाउंड में तो डाइइन से कौन सा डबल बॉन्ड आया है और कौन सा डबल बॉन्ड ऐसा है जो कि डाइइनोफाइल से आया है। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं कि 6 मेंबर रिंग के अंदर जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा डबल बॉन्ड तो डाइइन से आया है और कौन सा डबल बॉन्ड डाइइनोफाइल से आया है। तो याद रखना वो डबल बॉन्ड जिस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं या जिसके पास में विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं वो तो डाइइनोफाइल का पार्ट होता है, यानी ये तो डाइइनोफाइल का पार्ट है क्योंकि इस पर विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्लियर? और अगर मैं ये वाला पोर्शन लूं, ये वाला पोर्शन जिस पर विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगे हुए हैं, तो ये याद रहे ये पोर्शन डाइइन का है। क्लियर? इसका मतलब डाइइन यहां तक का पार्ट हो गई, इधर वाले दोनों कार्बन डाइइनोफाइल के हो गए, और जो नया बॉन्ड बन रहा है डिल्स-एल्डर एडक्ट में यानी डिल्स-एल्डर रिएक्शन में, वो बॉन्ड एक्चुअली ये है जो बना है। तो इस तरह से आप लोग डाइइन और डाइइनोफाइल को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये तो है डाइइन और डाइइनोफाइल के आइडेंटिफिकेशन की। क्लियर? मतलब आपको ऐसे एडक्ट दिए हुए होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है बताइए इस एडक्ट को अगर बना है, ये एडक्ट अगर फॉर्म हुआ है तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। तो आपको स्टार्टिंग मटेरियल पर जाने के लिए ये आइडिया तो लगाना पड़ेगा ना कि यार इस एडक्ट को बनने में कौन सी डाइइन और कौन सी डाइइनोफाइल ने रिएक्शन करी होगी। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि अब सीधा टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं, सवाल समझते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि ये डिल्स-एल्डर रिएक्शन का प्रोडक्ट है, ये लीजिए, तो बताइए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा।
ये सवाल है हमारा, ये डिल्स एल्डर रिएक्शन का एडक्ट है, तो बताइए ये एडक्ट किससे बना होगा। तो हम पता करते हैं। सबसे पहले तो हमें 6 मेंबर रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, और जब 6 मेंबर रिंग के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड हमें दिखाई देता है तो इसका मतलब वो डबल बॉन्ड किसका पार्ट है, वो डबल बॉन्ड एक्चुअली डाइइन का पार्ट है। तो मैं यहाँ डाइइन वाले पार्ट को अलग करता हूँ। पहले तो ये रहा डाइइन वाला पार्ट, इज इट क्लियर। डाइइन वाला पार्ट अलग हो गया भैया, ये डाइइन वाला पार्ट है। और डाइनोफाइल वाला पार्ट कौन सा हो गया, डाइनोफाइल वाला जो पार्ट है वो आपका ये हो गया। आगे बात समझ में, तो डाइइन वाला पार्ट और डाइनोफाइल वाला पार्ट समझ में आ गया। तो अगर अपने को ये चीज समझ आ रही है तो हमें ये भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली नया बॉन्ड कौन सा बना होगा। मैं कहता हूं नया बॉन्ड ये बना होगा। अगर नया बॉन्ड ये बना होगा डिल्स एल्डर एडक्ट फॉर्म होने के दौरान, तो आपको यही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तभी आप स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ जा सकते हो। तो आपने क्या किया, इसने इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया, मतलब इमेजिन किया कि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये लीजिए, जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो हमारे को ये तो डाइइन मिल गई, ये लीजिए, और ये हमारे को डाइनोफाइल मिल गई। ये लीजिए, अब आपको यहां से ये जो डाइनोफाइल मिली और ये जो डाइइन मिली, इसको आपको स्टार्टिंग मटेरियल पर लेके जाना है, मतलब बनाना है। तो डाइनोफाइल को तो मैंने ऐसे की ऐसे लिख दिया, ये लीजिए। डाइइन को हमारे को लिखना आना चाहिए, तो डाइइन का स्टीरियो देखो, यहां डाइइन का स्टीरियो कैसा है, ट्रांस। और अगर ये स्टीरियो ट्रांस यहां ऐसी है तो बताइए डाइइन में ये ट्रांस स्टीरियो कैसे लगाई जाती है। तो आप कहोगे ये लगाई जाती है एक ग्रुप अंदर और एक ग्रुप बाहर। तो मैं एक मिथाइल को अंदर लगाता हूं और एक मिथाइल को बाहर लगाता हूं। ये लीजिए, दैट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ डाइइन। आ गई मेरी बात समझ में, क्लियर। तो स्टार्टिंग मटेरियल कैसे पता करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लेके बताया। आई बात समझ में, और इस एग्जांपल को मैंने सॉल्व कैसे किया, आप लोगों की मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी, एक एक चीज आपके समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने आपको डाइइन और डाइनोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो बताया, वो आइडेंटिफाई करके स्टार्टिंग मटेरियल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, चलिए एक सवाल मैं और लेता हूं, आप लोगों को बताता हूं, जरा सॉल्व कीजिए आप इसको भी। स्टार्टिंग मटेरियल बताओ मेरे को फटाफट। एक एग्जांपल और देता हूं, ये लीजिए, ये लिया, ये लिया, ये लीजिए, ये लीजिए। करेक्ट, फटाफट मेरे को आप इसका स्टार्टिंग मटेरियल बताओ। ठीक है, चलिए कीजिए फटाफट, बताइए। चलिए, हो गया होगा। तो यहां पर हमारे को डाइइन वाला पार्ट नजर आ रहा है, डाइइन वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है ये फ्यूरिन, और डाइनोफाइल वाला पार्ट नजर आ रहा है वो वाला पोर्शन जिधर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो बताइए हम स्टार्टिंग मटेरियल सीधा बना ले, इधर वाला पोर्शन तो मैंने कहा फ्यूरिन बनेगा, ये लीजिए, और इधर वाला जो पोर्शन है वो ये बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट इन दोनों स्टार्टिंग मटेरियल से बना है। इज इट क्लियर। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसमें काफी एग्जांपल्स हैं स्टार्टिंग मटेरियल के, वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। उतारो जब तक इसको, देखिएगा 166 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, जिसमें हमने कुछ डिल्स एल्डर एडक्ट लिए हैं और हमें इन डिल्स एल्डर एडक्ट का स्टार्टिंग मटेरियल आइडेंटिफाई करना है। देखो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें ही सब कुछ सोचना है, डिल्स एल्डर एडक्ट से स्टार्टिंग मटेरियल पता करना है। पर एग्जाम में ऐसा सवाल करना बड़ा आसान होता है। व्हाई? बिकॉज एग्जाम में 4 ऑप्शंस भी तो होते हैं। अगर किसी को तोड़ने में दिक्कत आ रही हो, तोड़ना नहीं आता किसी को, तो कोई बात नहीं, उसने जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उनको जोड़ जोड़ के देख लो, जिसको जोड़ने पर ये मिल जाए बस वही आंसर हो जाएगा आपका तोड़ने वाला। करेक्ट। तो अब आपको मैं तोड़ना फिर सिखा देता हूँ, तोड़ना बताता हूँ, बाकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले यहां पर भी मैं
डाइईन को पता करूं तो डाइईन कौन सी वाली होगी, ये वाली। इधर वाला पोर्शन डाइईन का होगा, इसके अगले ये दोनों कार्बन हो गए, तो ये हिस्सा डाइईन का पार्ट हो गया। तो मैं ये कह दूं कि डाइईन का हिस्सा तो हो गया ये, दैट इज द सल्फोन, और डाइनोफाइल हो गई DMAD। साफ साफ इसमें नजर ही आ रहा है हमारे को। अगर मैं सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो इधर मैंने विथड्रॉइंग ग्रुप लगा रखा है, इसका मतलब ये डाइनोफाइल वाला पार्ट है और ये हिस्सा डाइईन का है। अब ये जो डाइईन वाला हिस्सा है उसमें आपको बाकायदा स्टीरियोकेमिस्ट्री और नजर आ रही है, और वो भी सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री नजर आ रही है। तो वो सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री हम यहाँ पे लगा देते हैं, ये लीजिए, और हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा डाइनोफाइल का। आगे देखिएगा, अगर आप थर्ड एग्जांपल की बात करें तो डाइनोफाइल आपको आराम से नजर आ रहा है, विथड्रॉइंग ग्रुप जिधर लगा है उधर का डबल बॉन्ड तो डाइनोफाइल का पार्ट है, यानी डाइनोफाइल तो ये बन गया हमारा, ये लीजिए। और ये जो डाइईन वाला पार्ट है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये जो डाइईन वाला पार्ट है, ये डाइईन वाला पार्ट मैंने यहाँ पर एक बार ड्रॉ कर लिया। और स्टीरियोकेमिस्ट्री है ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है एक ग्रुप अंदर और एक ग्रुप बाहर। तो बताइए बाहर में कौन सा रखूंगा, ये वाला ग्रुप, और ये अंदर रखूंगा, ये लीजिए। अब अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूं तो फोर्थ एग्जांपल में ध्यान से देखिए, ये पैराबेंजो क्विनोन का पार्ट नजर आ रहा है आपको, तो ये हिस्सा तो डाइनोफाइल का हो गया, राइट। और उधर वाला हिस्सा आपको डाइईन का नजर आ रहा है, तो यहां से ये तो डाइईन का पार्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ डाइनोफाइल। आगे देखिएगा, फिफ्थ एग्जांपल वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ वो 6 मेंबर्ड रिंग कहाँ है, तो हम कहेंगे 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें हम डबल बॉन्ड ढूंढते हैं, वो 6 मेंबर्ड रिंग ये रही। लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड इधर भी है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो क्या करें, अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड डाइईन का पार्ट है और एक डबल बॉन्ड डाइनोफाइल का पार्ट है। क्या मतलब है जरा देखिएगा, माना ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो डाइईन का पार्ट है, ये वाला डबल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड डाइईन का पार्ट है तो इसके अगले दोनों ये कार्बन ये डाइईन के हिस्से में चले जाएंगे और इधर वाला हिस्सा डाइनोफाइल में चला जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ ऐसे लिखता हूं आपको समझाने के हिसाब से, ये लीजिए, ये रेडिकल बना दूं, ये रेडिकल बना दूं, और यहाँ ये रेडिकल बना दूं और ये रेडिकल बना दूं। तो बताइए आपको यहाँ पर डाइईन नजर आ रही है, हम कहेंगे यस, डाइईन तो हमारे को ये मिल गई, ये लीजिए, और डाइनोफाइल हमारे को बेंजाइन मिल गई, ये लीजिए। ये डाइईन और ये डाइनोफाइल बेंजाइन आपस में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देके हमारे को ये प्रोडक्ट देते हैं। अब आ जाओ 6 नंबर एग्जांपल में। अगर देखा जाए तो ये पैराबेंजोक्विनोन का पार्ट है जिसके अंदर ये हिस्सा भी डाइनोफाइल बन सकता है और ये हिस्सा भी डाइनोफाइल बन सकता है। इसका मतलब ये हुआ डाइनोफाइल का एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, बाकी ये पार्ट और ये पार्ट आपको डाइईन का पार्ट नजर आएगा। इसका मतलब यहाँ एक डाइईन ये बन गई, ये डाइनोफाइल बन गया, और इधर से ये और एक डाइईन बन गई। क्लियर? दिस वन इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ डिल्स-एल्डर एडक्ट। तो किस तरह से मैंने ये सवाल सॉल्व किए आप सभी को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। उतार लीजिए आप लोग फटाफट। अब देखिए, अब मैं आपको सिखाता हूं इसके अंदर हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन क्या होती है पहले हम लोग समझेंगे और फिर हम उसके ऊपर एक दो सवाल सॉल्व करते हैं, फिर हम लास्ट में और प्रैक्टिस करेंगे। पहले एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो हेडिंग डालेंगे, हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो भाई, हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन। देखो भाई, हेटेरो डिल्स-एल्डर रिएक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसी डिल्स-एल्डर रिएक्शन जिसमें या तो डाइईन
या डाइनोफाइल, दोनों में से किसी भी एक स्पीशीज में अगर हेटेरो एटम इन्वॉल्व होता है तो ऐसे डिल्स एल्डर को हम हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन हम ऐसे डिल्स एल्डर रिएक्शन को कहते हैं जिसमें या तो डाइईन या डाइनोफाइल, दोनों में से किसी भी एक स्पीशीज में हेटेरो एटम का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, यानी ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसी डिल्स एल्डर को मैं हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन कहूंगा। तो हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन किन्हें कहते हैं, आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। इज इट क्लियर? अब मैं हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक्राइल एल्डिहाइड लेता हूं, ये एक एक्राइल एल्डिहाइड है, और अगर आप इस एक्राइल एल्डिहाइड को देखें तो आपको इस एक्राइल एल्डिहाइड में ये डाइईन नजर आएगी। देखो ये आपको एक डाइईन नजर आएगी इस एक्राइल एल्डिहाइड के अंदर, और ये जो एक्राइल एल्डिहाइड के अंदर डाइईन मैंने ली, इस डाइईन की रिएक्शन मैंने करवाई एक डाइनोफाइल से, यानी एक्राइल एल्डिहाइड का ही एक और मॉलिक्यूल काम में लिया जा रहा है। आप देखो ये भी एक्राइल एल्डिहाइड ही लिया गया है, लेकिन दोनों एक्राइल एल्डिहाइड को अगर आप देखें तो एक एक्राइल एल्डिहाइड एक हेटेरोडाइईन की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक हेटेरोडाइईन है, और यहां पर ये जो एक्राइल एल्डिहाइड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, ये एक डाइइनोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जब दोनों के बीच में थर्मल कंडीशन के अंदर 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन होती है, ये लीजिए, दैट इज 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, तो हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। इसे कहते हैं हम हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन, जिसके अंदर डाइईन जो है एक प्रकार की हेटेरोडाइईन है, ये हेटेरो डिल्स एल्डर का एडक्ट है। तो हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है आपके समझ में आ गई होगी बात, या तो डाइईन या डाइनोफाइल, दोनों में से कोई भी एक स्पीशीज हेटेरो एटम रखती है। क्लियर? अब आप देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। देखो चेंजेस क्या है, जरा ध्यान से देखना। ये एक्राइल एल्डिहाइड और ये भी एक्राइल एल्डिहाइड, समझना बड़े ध्यान से, और मैंने यहां दोनों के बीच में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवाना है। अब चेंजेस मैंने क्या किया, अगर मैं इस एक्राइल एल्डिहाइड में, ये लीजिए यहां ये मिथाइल ले लो, तो ये एल्डिहाइड से क्या हो चुका है, कीटोन। एल्डिहाइड से क्या हो चुका है, ये कीटोन्स, राइट। और यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक कीटोन है, ले जी, ये कीटोन हो गया बेसिकली। यहां पर कोई परेशानी नहीं है यहां तक आप लोगों को। अब यहां दोनों के बीच में जैसे ही 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस होंगी, ये लीजिए, तो हमारे को ये प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होगा। देखो इधर, जब आप यहां पर प्रोडक्ट की बात करोगे तो वो प्रोडक्ट यहां ये ऑब्टेन होगा आप लोगों को, ये लीजिए। इज इट क्लियर? दैट इज द हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन में बनने वाला डिल्स एल्डर एडक्ट, करेक्ट। अब इस पर बेस्ड एग्जाम में सवाल कैसे आया है वो मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूं। तो हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन क्या होती है ये मैंने आपको समझाया, दोनों में मैंने ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताया। एग्जाम में कैसे सवाल आया हुआ है वो मैं आप लोगों को देता हूं, उतारिएगा। देखिए हेटेरो डिल्स एल्डर रिएक्शन के ऊपर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस वगैरह देख के बड़े आराम से सवाल सॉल्व हो रहा है, फिर भी करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर ये एक डाइईन और ये डाइनोफाइल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया दोनों के बीच में 4+2 सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हो गई। दोनों के बीच में सुपरा सुपरा साइक्लो एडिशन होने के बाद
हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। ये लीजिए, इस स्पीशीज को अगर मैं जमा के ऐसे लिख दूं तो मुझे नहीं लगता किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ये लीजिए, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, करेक्ट। अब मैंने क्या किया देखना, इस कंपाउंड की रिएक्शन मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाई। सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां क्या करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है ना, ये जो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करेगा और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करके इसको अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत। अब इसकी रिएक्शन आगे टोसाइलिक एसिड से करवाई गई है। टोसाइलिक एसिड यहाँ क्या रिएक्शन करेगी वो जरा मैं समझा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये मैंने कोई एल्कीन ली, समझना, एक एल्कीन ली मैंने, और एल्कीन की रिएक्शन हमने एसिटिक मीडियम के अंदर वाटर से पढ़ी थी भैया। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्लियर, ये सब कुछ अपन लोग जानते हैं। अगर मैं यहाँ एल्कीन की एसिड की प्रेजेंस में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाऊं, ये भी हम लोग जानते हैं, जैसे वाटर एडिशन करता है वैसे ही एल्कीन रिएक्शन, वैसे ही अल्कोहल एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है। जैसे वाटर का एडिशन कराते थे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हम पढ़कर आए हैं, बिल्कुल वैसे की वैसी हम अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करके आए हैं। एसिडिक मीडियम में पहले ये H यहाँ लग गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया और फिर यहाँ अल्कोहल आके जुड़ जाता है। ये लीजिए, ये समझ गए आप लोग, करेक्ट। और अगर मान लीजिए मैं ये एल्कीन ऐसे लेता हूं, याद करो, इससे आएगा याद, एसिडिक मीडियम के अंदर अल्कोहल जब रिएक्शन करता है तो ये ऑक्सीजन का प्लस R लगता है, ये लीजिए H प्लस यहाँ लग जाता है और OR यहाँ पे जाके लग जाएगा और हमारे को इससे ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। याद कीजिए, ऐसे रिएक्शंस हम लोग पढ़कर आए हैं, यानी कि अल्कीन के ऊपर अल्कोहल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, हम ये पढ़कर आए हैं। बताओ सभी लोगों को याद आ गई रिएक्शन? हाँ जी, जानते हो? ओके, चलिए अब एक बात बताओ यार, अल्कोहल की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में एल्कीन के साथ ये बन गया। अब यहां अगर आप देखो तो ये रही एल्कीन, ये रहा अल्कोहल और ये रहा एसिडिक मीडियम, ऐसी तो रिएक्शन है, करेक्ट। सबसे पहले एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो H प्लस यहाँ जाके लग गई, यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया और इसके ऊपर इस अल्कोहल ने इंट्रामोलिकुलर अटैक कर दिया, तो इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। दैट इज द एडक्ट ऑफ गिवन रिएक्शन। ये लीजिए, फाइनली ये प्रोडक्ट आपको B मिलेगा और इसे आप प्रोडक्ट A कहोगे। तो A ये है और B ये है। ये बात हुई आपके हेटेरो-डिल्स-एल्डर रिएक्शन की, उस पर बेस्ड एक सवाल मैंने लिया। चलिए उतारेंगे आप इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं आपको। उतारो। देखिए, आउट ऑफ 162 171 नंबर क्वेश्चन में मैंने 168 नंबर में आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। अब 167 में थोड़ी मिक्सिंग मैंने चालू कर दी है इसके अंदर, ठीक है। अब मिक्सिंग क्या है जरा वो समझो आप। सबसे पहले थर्मल कंडीशन के अंदर ये जो 4n सिस्टम है, इसमें कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी। सबसे पहले थर्मल कंडीशन के अंदर 4n सिस्टम कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग हो गई। अब कॉन रोटेटरी का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया है, 4n थर्मल कंडीशन कॉन रोटेटरी मतलब चेंज। चेंज का मतलब क्या है, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री है ये ट्रांस है, तो ट्रांस से अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, सिस। अब सिस का मतलब होता है या तो दोनों अंदर या सिस का मतलब होता है दोनों बाहर, और हमें पता है पीएच का आउटवर्ड रहने का टेंडेंसी है, तो हम दोनों पीएच को बाहर की तरफ भेजेंगे। ये लीजिए, जब ये आउटवर्ड जाएगा, अब इसकी रिएक्शन हमने करवानी है मैलिक एनहाइड्राइड से। इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं आगे, मैलिक एनहाइड्राइड से। ये लीजिए, और मैलिक एनहाइड्राइड ये हो गया, ये रहे इसके हाइड्रोजन्स, क्लियर। ये तो मैलिक एनहाइड्राइड के हाइड्रोजन्स हो गए।
और इधर से ये इसके हाइड्रोजन हो गए। तो बताइए सेम साइड तो ये हाइड्रोजन रहेंगे ना। मैलिक एनहाइड्राइड के हाइड्रोजन और डाइईन की पीएच ये तो अपोजिट साइड रहेगी आपस में। तो अब देखो मैं ऑप्शंस काटना चालू करता हूं। ये आपका एडेक्ट बन गया। अब इस एडेक्ट को बनाने की तो जरूरत ही नहीं है मेरे को, ऑप्शंस ही काट देंगे। दोनों पीएच यहां सेम साइड है लेकिन यहां प्रोडक्ट में अपोजिट साइड है, ऑप्शन कट गया। यहां दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ये वाले ब्लू कलर वाले, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ऑप्शन कट गया। अब मैं कह रहा हूं इधर के मैलिक एनहाइड्राइड के दोनों हाइड्रोजन और इधर से दोनों पीएच ये एक दूसरे के अपोजिट साइड आएंगे, जबकि यहाँ पे सेम साइड कर रखे हैं, कट गया ऑप्शन। आंसर इज डी, यानी जिसको आप कहते हो एंडो प्रोडक्ट, ये हमारा एंडो प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ये हमारे को ध्यान रखना था। आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ 169 नंबर। 169 नंबर में देखो क्या दे रखा है, आप समझना। 169 में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रेट्रोकीलियोट्रॉपिक रिएक्शन होगी। ये लो कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन जिसको आप कहते हो, सबसे पहले हीट करने पे इसमें से SO2 बाहर निकलेगी, इसको आप कहते हो कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन। और इस कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन के दौरान ये SO2 बाहर निकल गई और हमारे को डाइईन मिलेगी। अब ये कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन सुपरा तरीके से होगा तो ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री याद कीजिए प्रोडक्ट में मेंटेन रहती है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने आपको सिखाई है, ओके, कीलियोट्रॉपिक के अंदर। और उसके बाद ये जो डाइईन बनी इसकी रिएक्शन हमने करवानी है DMAD से, दैट इज द डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट। और थर्मल कंडीशन के अंदर यहाँ 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन होगा। और जैसे 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगी हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। और DMAD का COOMe विथड्रॉइंग ग्रुप और ये भी COOMe, ये हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ये बात हुई आपके 169 नंबर एग्जाम्पल की, ठीक है। 169 के बाद अब मैं आता हूँ 170 पे। देखो देखो 170 में क्या है, सबसे पहले वो कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन होगा। हीट करोगे N2 बाहर, ये इधर, ये यहाँ, ये इधर। और जैसे ही N2 बाहर हमारे को ये डाइईन मिलेगी। और इस डाइईन की रिएक्शन आगे मैलिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई गई है। ले लीजिए, जब मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी तो 4+2 थर्मल कंडीशन के अंदर सुपरा साइक्लो एडिशन होगा। और जब 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन होगा तो इससे हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। ये बात हुई आपके 170 नंबर क्वेश्चन की। 170 के बाद अब हम लोग आते हैं 171 पे। देखो भाई 171 बिल्कुल आसान। 171 में सबसे पहले हीट करने पे वही कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन होगा। कीलियोट्रॉपिक एलिमिनेशन जब होगा तो यहाँ से ले लीजिए ये CO बाहर निकल गई। जब ये CO बाहर निकलेगी तो हमारे को डाइईन मिलेगी। और डाइईन आगे रिएक्शन किससे करेगी वो देखो। ये जो कंपाउंड मैंने दिया है मैग्नीशियम अमलगम और 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, ये आपस में रिएक्शन करके और हमारे को बेंजाइन देते हैं। ये लीजिए, ये डाइईन और बेंजाइन एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे और एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके और हमारे को ये प्रोडक्ट देंगे। क्लियर? और इससे ये डिल्स एल्डर एडेक्ट हमको मिला, थर्मल कंडीशन और 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन, दैट इज द 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन हम लोगों को ऑब्टेन हुआ है। ये बात हुई आपके 171 नंबर एग्जाम्पल की। क्लियर? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और देता हूं आप लोगों को, देखिएगा तारो आप लोग इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
अरेंज द फॉलोइंग डाइईन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डील्स एल्डर रिएक्शन। मैंने आपको कुछ डाइईन्स दी हैं जिन्हें आपको आपस में कंपेयर करना है और ये बताना है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डील्स एल्डर रिएक्शन। इन डाइईन्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स द डील्स एल्डर रिएक्शंस। ठीक है, चलिए देखिएगा, दो प्रकार के सवाल, दो प्रकार के कंसेप्ट से ये सवाल बनाए जाते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है वो देखो, आपको डाइईन पर कभी रिलीजिंग कभी विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दिया जाएगा। अगर डाइईन पर रिलीजिंग ग्रुप लगा के दिया गया है तो डाइईन का रिएक्टिविटी बढ़ेगा टुवर्ड्स द डील्स एल्डर रिएक्शन। यदि डाइईन पर विड्रॉइंग ग्रुप लगा के दिया गया है तो डाइईन का रिएक्टिविटी कम हो जाएगा टुवर्ड्स द डील्स एल्डर रिएक्शन। तो देखो, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। एक नॉर्मल डाइईन है, एक में विड्रॉइंग है, एक में रिलीजिंग है और एक में बहुत ही अच्छा रिलीजिंग है। तो डाइईन का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फोर्थ का, फिर 3 का, फिर फर्स्ट का और सेकंड का सबसे कम है। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिया है। और सेकंड और फर्स्ट जो एग्जांपल है इनमें डाइईन में आपको पहले रिएक्शन करानी होती है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको जरा ऑब्जर्व करना होता है। क्या मतलब है, जरा देखिएगा ध्यान से। अगर ये डाइईन आप देखो कहीं डील्स एल्डर रिएक्शन दे देगी तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, ये अंदर गया, ये बॉन्ड बना गया। अब ये डाइईन जैसे कहीं बॉन्ड बनाएगी किसी भी सिस्टम से तो इधर की तरफ ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड बना लेगा किसी डाइनोफाइल के साथ, तो इस रिंग में डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो बताइए ये रिंग क्या बन जाएगी, ये रिंग बन जाएगी एंटी एरोमेटिक। अब आप सोचो, ये रिंग अगर एंटी एरोमेटिक बन गई तो क्या ये कंपाउंड चाहेगा कि इसके अंदर एरोमेटिसिटी आए? नहीं भैया, ये कंपाउंड कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब इसके कंपाउंड की जो डाइईन है इसकी डील्स एल्डर के प्रति रिएक्टिविटी बहुत ही कम होगी। क्लियर? अब आप बताइए, अगर मैं इस वाली डाइईन की बात करूं और कहूं भैया इस डाइईन को आप डील्स एल्डर में भेजो, अगर आप इस डाइईन को डील्स एल्डर में भेजते हो, ये लीजिए, ये लीजिए, तो इस रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी। तो बताइए क्या ये डाइईन डील्स एल्डर में आसानी से इन्वॉल्व हो जाएगी? हम कहेंगे आसानी से, कहने भर की देर है, भाग लेगी डील्स एल्डर की तरफ, क्योंकि इसको पता है बनने वाले प्रोडक्ट में एरोमेटिसिटी आ रही है और आप इसको कितने धक्के दोगे तो भी ये नहीं जाएगी, बिकॉज इसको पता है आगे डील्स एल्डर दे दी तो प्रोडक्ट में एंटी एरोमेटिसिटी आ जाएगी। और अगर आप इसकी बात करो तो इसमें ना कोई एरोमेटिसिटी आएगी ना कोई एंटी एरोमेटिसिटी आएगी, तो ठीक है अपना काम चला रही है, कहोगे तो चल जाएगी, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। राइट? तो बताइए इन तीनों में से वो कौन सी डाइईन है जो डील्स एल्डर के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुई? तो आप कहोगे 2, उसके बाद 3 और सबसे कम रिएक्टिव कौन हुई? फर्स्ट। क्लियर? ऐसे सवाल आपको करने आने चाहिए। ठीक यही कंसेप्ट फर्स्ट एग्जांपल में है, दैट इज एरोमेटिक, दैट इज आल्सो एरोमेटिक। अगर ये डाइईन की तरह बिहेव करता है तो एरोमेटिसिटी खत्म, लेकिन अगर आप इसको आप डाइईन की तरह बिहेव करवाते हो तो इसके डाइईन की तरह बिहेव करते ही बेंजीन रिंग के अंदर एरोमेटिसिटी आ जाती है। और अगर बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी आ गई इन द प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली इस डाइईन का रिएक्टिविटी इस डाइईन की तुलना में बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट वन। तो मैंने क्या बोला, दो प्रकार के सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं इन पर। पहला कंसेप्ट होता है डाइईन में अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स लगाए जाएंगे, तो आप आराम से ये कंसेप्ट लगा दोगे। दूसरे प्रकार के सवाल में क्या होता है, दूसरे प्रकार के सवाल के अंदर आप लोगों को जो डाइईन्स दी जाती है उन डाइईन का रिएक्शन करवाना होता है और प्रोडक्ट में देखना होता है एरोमेटिसिटी आ रही है या एंटी एरोमेटिसिटी आ रही है, ऐसा कंसेप्ट वो इनमें आएगा। और एक जो सवाल आता है वो कुछ ऐसा आता है कि कुछ डाइईन सुसाइड और कुछ डाइईन ट्रांसोइड फॉर्म में दी हुई होती है, तो उसको आपको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना होता है, वो भी आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं चौथा एग्जाम्पल और लेता हूं, ध्यान से समझना। एक डाइईन मैंने ये ले ली, एक सिंपल ये ले ली और एक डाइईन में मैंने अंदर की तरफ मिथाइल लगा दिया। क्लियर? तो बताइए इन दोनों सिस्टॉइड को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी ट्रांसॉइड फॉर्म में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन के, और ये हमेशा सिस्टॉइड फॉर्म में ही रहेगी। तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर और 3 नंबर की रिएक्टिविटी सबसे
कम होती है। एक सवाल इस तरीके का आता है। क्लियर? तो ये मैंने बात करी डाई-इन्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स द डिल्स-एल्टर रिएक्शन। किस तरीके के सवाल बनते हैं ये भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को और देता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स हैं, उन्हें अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बताइए आप लोग इनको। देखिए 173 एंड 174 नंबर क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छा सवाल। देखो 173 को सॉल्व करते हैं, सेम पैटर्न पे 174 नंबर सॉल्व हो जाएगा। 173 में क्या है, एक साइक्लोऑक्टाटेट्राईन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हमारे को ये प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन इस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो कई बातें समझने की हैं। एक, इसके अंदर 4 मेंबर रिंग भी दिख रही है और ये 4 मेंबर रिंग तभी बनेगी जब इसके अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी और ये आपस में जुड़ भी रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब 4+2 साइक्लो एडिशन थर्मल कंडीशन में हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस कंपाउंड में थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी। अब डिसरोटेटरी क्यों करवाया गया, 4n+2 ही क्यों लिया गया? 4n लेके कौन रोटेटरी भी करवाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 4n सिस्टम लेके और उसमें कौन रोटेटरी करवाता तो स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस आती 4 मेंबर रिंग की। लेकिन मुझे 4 मेंबर रिंग की स्टीरियो देखो यहां सिस चाहिए। इसका मतलब मैं 4n+2 सिस्टम लूंगा, मैं बॉन्ड इसके और इस वाले कार्बन के बीच में बनाऊंगा। मैं ये सिस्टम और ये सिस्टम सेलेक्ट करूंगा, यानी कि मैं इस 4n+2 सिस्टम को सेलेक्ट करूंगा, थर्मल कंडीशन डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवाऊंगा। इससे हमारे को यहां ये प्रोडक्ट ऑक्टेन होगा, जिसमें ये स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे को सिस नजर आएगी और उसके बाद हमें यहां प्रोडक्ट में ये एक डाई-इन भी नजर आएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि इस डाई-इन के अंदर आपको इस 4 मेंबर्ड रिंग का सिस जंक्शन नजर आ रहा है। वो सिस जंक्शन ये है। उसके बाद अगर आप यहां पर इस डाई-इन को लेते हुए थर्मल कंडीशन में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस करवाएंगे इस मैलिक एनहाइड्राइड के साथ, दैट इज 4+2 साइक्लो एडिशन, तो आपको ये प्रोडक्ट ऑक्टेन होगा। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रोडक्ट के बनने तक क्या क्या प्रोसेस हुए। पहले थर्मल कंडीशन में 4n+2 में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हुई, उससे जो प्रोडक्ट बना वो डाई-इन की तरह बिहेव कर रहा है और वो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस दे रहा है। अब सेम कंसेप्ट यहां पर है, लेकिन यहां कंफ्यूजन नहीं है कुछ भी। यहां कंफ्यूजन था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक 4n में करवाएं या 4n+2 में करवाएं। तो मैंने यहां आपको कहा चूंकि सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है और अगर सिस स्टीरियो केमिस्ट्री आपको 4 मेंबर रिंग में चाहिए, यानी कि 6-4 के जंक्शन में चाहिए, तो आपको डोंट चेंज चलाना पड़ेगा। डोंट चेंज का मतलब सिस स्टीरियो से सिस। ये सिस कैसे है, सभी हाइड्रोजन्स बाहर हैं। आगे सभी हाइड्रोजन्स बाहर हैं तो ऑब्वियसली आपको ये सारे हाइड्रोजन का स्टीरियो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस कहा जा रहा है। अब आपको सिस से सिस चाहिए तो डोंट चेंज का मतलब डिसरोटेटरी और डिसरोटेटरी का मतलब 4n+2 सिस्टम। यानी पहले थर्मल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हुई, जो बना उसने डाई-इन की तरह बिहेव किया और 4n+2 साइक्लो एडिशन मैलिक एनहाइड्राइड के साथ देके ये प्रोडक्ट मिला। अब अगर आप 174 पे लें तो 174 में तो कोई तकलीफ ही नहीं है, बिकॉज यहां तो ये 4n+2 ही अवेलेबल है और इसके अंदर पहले थर्मल कंडीशन में इस 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हुई, इससे आपको ये स्पीशीज मिली और इसको मैं जमा के लिखता हूं, ये लीजिए। उसके बाद इसने मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करी और मैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन हुई तो थर्मल कंडीशन में 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुई और हमारे को ये प्रोडक्ट मिला। तो 173 और 174 दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
ठीक है, उतारेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं फिर मैं आपको, उतारो फटाफट। देखिए डिल्स एल्टर रिएक्शन के ऊपर अब हमने जो सवाल लिए हैं इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक का कंसेप्ट मिक्स है। मैं सॉल्व करता हूं इन सवालों को, देखिएगा जरा। सबसे पहले इस कंपाउंड की रिएक्शन TBAF से करवाई है। TBAF का मतलब हो गया टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। देखो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड क्या करेगा पहले वो समझो। यहां से जो फ्लोराइड है यानी कि ये फ्लोराइड सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, सिलिकॉन यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, और ये लिविंग ग्रुप NMe3+ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल जाएगी। और जैसे ये स्टेप होगा हमारे को एक डाइइन मिलेगी, और ये डाइइन हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब इस डाइइन में हमारे को ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप प्लेस्ड करना है, तो हम ये मिथाइल ग्रुप प्लेस्ड करें कहाँ? तो ऑब्वियसली जब प्लेस्ड हमें ही करना है इन मिथाइल ग्रुप्स को, तो हम प्लेस्ड वहां करेंगे जहां प्लेस्ड करने पर इनके बीच में रिपल्शन कम से कम होगा। तो हम इन दोनों मिथाइल ग्रुप्स को बाहर की तरफ प्लेस्ड करेंगे, यानी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है लेकिन दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है। उसके बाद इस कंपाउंड की रिएक्शन हमने करवाई, ये लीजिए, इस ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री के डाइनोफाइल से, जिससे हमारे को 4+2 सुपरा साइक्लो एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार का होगा। देखिएगा इन दोनों मिथाइल का स्टीरियो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस रहेगा, ये लीजिए, और ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, तो ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग बताएंगे। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। तो पहले डाइइन बनी और फिर डाइइन का साइक्लो एडिशन रिएक्शन हुआ इस डाइनोफाइल के साथ, और ये हमारे को प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। इज इट क्लियर? आगे देखिएगा। अब मैं आता हूं 176 नंबर क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा देखिएगा। सबसे पहले सीजियम फ्लोराइड, आप याद करो ये जो फ्लोराइड है ये सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और OTF बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाएगा और हमें बेंजाइन मिलेगा, और वो बेंजाइन फ्यूरेन के साथ 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस देगा, और इससे हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, जिसको हम कह रहे हैं प्रोडक्ट A। ये लीजिए, दिस वन इज द प्रोडक्ट A। क्लियर? अब इस A प्रोडक्ट की रिएक्शन एसिटिक मीडियम में कराई गई है। ये लीजिए, H+ ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन करेगा हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। लीजिए, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। ये लीजिए, ये लीजिए, ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। अब यहां से ये जो कार्बोकैटायन है, अब अगर मैं OH जहां लगा है उस कार्बन के H+ को बाहर निकाल दूं और ये लीजिए डबल बॉन्ड को रीअरेंज करा दूं, तो हमारे को यहां से ये लीजिए ये नेफ्थॉल ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए, दिस वन इज द प्रोडक्ट। अब मैंने इसमें दूसरा तरीका अप्लाई किया। पहले क्या किया गया, पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में H2। पैलेडियम कार्बन और H2 का काम क्या है मैं बता देता हूं। ये बेंजाइलिक ईथर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का क्लीवेज करता है। काम क्या है पैलेडियम कार्बन और H2? तो देखो आपको इसका फंक्शन सिखाता हूं मैं। पैलेडियम कार्बन और H2 का, ये जो बेंजाइलिक ईथर होते हैं, ये लीजिए, दैट इज द बेंजाइलिक ईथर। पैलेडियम कार्बन और H2 का काम है बेंजाइलिक ईथर में ये जो बेंजाइलिक ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ता है। ये लीजिए, और दोनों तरफ H जोड़ता है, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पर। ये लीजिए, है ना। एक मिनट, वापस से बेंजाइलिक ईथर में मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाइलिक ईथर में बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ता है। ये लीजिए, बेंजाइलिक ईथर जो होते हैं इसमें बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ता है और दोनों तरफ H जोड़ता है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जैसे ये टूटा, इधर तो ये टॉलुइन बन गई और इधर ये अल्कोहल बन गया। तो
एक्चुअली ये फंक्शन होता है पैलेडियम कार्बन और H2 का। ये लीजिए, ओके, ये आपने हाइड्रोजनोलाइसिस में देखना है। ओके, तो यहां पर बेंजाइलिक ईथर का किस तरह से हाइड्रोजनोलाइसिस हुआ, पैलेडियम कार्बन और H2, ये मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें तो ये रहा बेंजाइलिक कार्बन और ये रही ऑक्सीजन। तो बेंजाइलिक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ रहा हूं, एक H यहां जोड़ूंगा, एक H इधर जोड़ूंगा, और जैसे ये प्रोसेस हुआ हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल चुकी है। देखिएगा, ये अल्कोहल हमारे को मिल गया। और उसके बाद हमने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ करवाई। क्लियर? जैसे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो अल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देता है। क्या देता है? डिहाइड्रेशन रिएक्शंस देता है। और ये डिहाइड्रेशन रिएक्शंस जब होंगी तो देखो क्या होगा, ये एसिडिक मीडियम में H+ यहां पर अटैक करेगा, ये H2O बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा हमारे को इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन मिलेगा, और इस इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन में से आगे हीट करने पर H+ और निकल जाएगा, और हमें फाइनली नेफ्थलीन ऑब्टेन हो जाएगी। ये लीजिए, तो मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस सिखा दिए हैं। अगर मैं पहले एसिडिक मीडियम लेता हूं, हीट करता हूं, तो रिएक्शन कैसे होगी, और अगर मैं पहले हाइड्रोजनोलाइसिस करवाता हूं और फिर कंसंट्रेट H2SO4 लेता हूं तब रिएक्शन क्या होगी। तो पेरिसाइक्लिक के साथ कुछ ऑर्गेनिक का कंसेप्ट भी इसके अंदर जोड़े गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये रिएक्शंस करवाई। तो 176 नंबर प्रॉब्लम्स तक हम लोग इस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अप टू 200 तक रिएक्शंस को पूरी तरह से कवर करेंगे, यानी एक्चुअली साइक्लो एडिशन रिएक्शंस की ओवरऑल पूरी प्रैक्टिस के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर बाइंड अप करेंगे, यानी पूरा साइक्लो एडिशन हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अभी आगे का सारा कवर करते हैं। थैंक यू।